नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज मैं एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू करने आया हूं जिनको भारत पाकिस्तान की बहुत अच्छी समझ है। देश के टॉप मोस्ट न्यूज़ पर्सनालिटी हैं, पाकिस्तान को बहुत करीब से जानते हैं, फॉलो किया हुआ है और किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो स्वागत करता हूं मैं सुमित अवस्थी सर का। थैंक यू सर सुमित बोल सकते हैं। नहीं सर, आप मेरे लिए सर ही हैं। तो हम लोग तो आपको देख के बड़े हुए हैं सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान शब्द है, ये सबसे पहले आपने कब जाना कि पाकिस्तान जो है ऐसा है? पाकिस्तान का सिर्फ नाम ही पाक है, बाकी वो क्यों है समझ में नहीं आता है मुझे। वो सिर्फ बना ही इसलिए कि हिंदुस्तान को उसको तंग करना है। उसका नाम तो ना पाकिस्तान होना चाहिए था। हालांकि मैं उसमें कहने वाला कुछ नहीं हूँ, पर अपने 25-30 साल का जो मेरा जर्नलिस्टिक करियर है, 25 साल के आसपास का, उसमें एक वक्त भी आलोक नहीं लगा, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि यार पाकिस्तान सुधर गया है या पाकिस्तान से बात हो सकती है। पाकिस्तान में परिस्थितियाँ, चाहे वहाँ लोकतांत्रिक सरकारें रही हों, चाहे मिलिट्री रूलर्स रहे हों, चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति क्यों ना हो, पता नहीं क्या है उनके डीएनए में। क्यों उनको इस बात को दिक्कत है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है? क्यों उनको इस बात को दिक्कत है कि इतने सारे मज़हब के लोग एक साथ कैसे एक जगह रह लेते हैं? क्यों यहाँ पर सिर्फ हिंदू मुसलमानों में झगड़े नहीं कराए जा सकते हैं? अजीब सी बेचैनी है उस देश के अंदर। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान जब तक इस उलझन में फंसा रहेगा, पाकिस्तान अपना ही नुकसान कर रहा है। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हम और आप एक वक्त में आज़ाद होते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान 1947 में। आप हमसे एक दिन पहले ही हुए, 14 तारीख को हुए, हम 15 तारीख को हुए। समय आगे बढ़ता है। 90 के दशक आते आते हमारी अर्थव्यवस्था एक जैसी थी। भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। चंद्रशेखर जी के ज़माने में इतनी बुरी आर्थिक स्थिति थी देश की। आज देखिए 25 साल में, 30 साल में, 91 से लेकर आज 21 में, 22 में आ गए। इन 20-30 सालों में सब कुछ बदल गया है और पाकिस्तान जहाँ था उससे नीचे ही गया है। कहने को वहाँ पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि वहाँ के यूथ के पास आवाज़ आई है, यूथ खुलकर बोलता है, अपने सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लेकिन कुल मिलाकर जो हुक्मरान हैं, जिनके हाथ में ताकतें हैं, वो अभी भी पूरी तरीके से हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने में कह लीजिए, या हिंदुस्तान की प्रगति को के विकास का या डेवलपमेंट का जो मॉडल है उसको देख के बेचैन रहता है। और इसीलिए वो हर वो गलत काम कर रहा है, हर वो वैसा काम कर रहा है जिससे उसका अपना नुकसान हो रहा है। आप मिसाइल बनाएंगे तो चाइना की मदद चाहिए, बम बनाएंगे तो चाइना के पीछे चाहिए, कोरिया चले जाएंगे। अरे आप टैलेंटेड लोग हैं भाई, हम सब एक साथ रहते थे आज से 75 साल पहले। हम सब एक साथ पले बड़े हैं, हम उसी एक माहौल से निकल कर आए थे। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपने क्यों नहीं कोशिश की? क्यों आपको छोटी सी चीज़ होती है तो हर चीज़ आपको बाहर से मंगानी पड़ती है? टमाटर से लेके गैस तक क्या स्थिति है? मैं मतलब भाई आपके पास ताकत थी। दिक्कत जो सबसे बड़ी हुई वो मिलिट्री रूलर की वजह से हुई। मिलिट्री के हाथ में चीज़ें चली गई और मिलिट्री आज तक पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमतों को, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को वो आज़ादी नहीं दे पाई, वो स्वच्छंदता नहीं दे पाई कि आप भी अपने हिसाब से फैसले करो। तो जब तक मिलिट्री रूलर्स वहाँ रहेंगे, ये ऐसी स्थिति बनी रहेगी। आपने एक बात कही अभी कि हम दोनों साथ में आज़ाद हुए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इसमें अलग है। गुलाम तो हम थे, हिंदुस्तान था। हाँ, वो तो आज़ादी। हाँ, हम आज़ाद हुए, पाकिस्तान पैदा हुआ, पाकिस्तान पैदा, नया मुल्क, एग्री, नया मुल्क। आई स्टैंड करेक्टेड। हाँ, दूसरी चीज़ मैं आता हूँ कि जब भी मतलब एज ए मीडिया पर्सन आपको इतना लंबा टाइम हो गया पाकिस्तान को देखते हुए, कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की मीडिया ऐसा करती है, पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि हिंदुस्तान की मीडिया ऐसा करती है। दोनों देशों के संबंधों में, मैं कहूँ कि दोनों देशों के संबंधों को बिगाड़ने में मीडिया का कितना बड़ा रोल रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मीडिया का काम जैसे ही देश हित का मामला आता है, जहाँ पर आप अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, तो भारत का मीडिया ज़ाहिर तौर पर भारत की विदेश नीति के साथ होगा, पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान की विदेश नीति के साथ होगा। मुझे लगता है कि मीडिया को ब्लेम करना या मीडिया को ये कहना कि हमने संबंध खराब कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने, ये आप कह सकते हैं कि हमने उन आवाज़ों को प्लेटफॉर्म दी जिनसे संबंध खराब हो गए। यहाँ तक मैं अपना रोल, मीडिया का रोल मान सकता हूँ, बहुत ही खुलकर बात कर रहा हूँ। पर मैं फिर से कहूँगा कि यही मीडिया तो जोड़ता भी तो है, यही मीडिया तो मोहब्बत पैदा करता है। तो ये जो हुक्मरान थे, इन्होंने क्यों नहीं मीडिया का इस्तेमाल किया?
क्यों दोस्तियाँ नहीं बढ़ी, क्यों आपस में गलबैयाँ नहीं हुई, क्यों हम लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं? भाई आप कहते हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट करो, हम करते भी हैं, हम मिलते भी हैं, मैं खुद पाकिस्तान 3 बार गया हूँ, मैंने देखा वहाँ के लोग, कोई अंतर नहीं है। जैसे आप और मैं वैसे वो हैं, वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, हम जीन्स टी शर्ट पहन लेते हैं, हम धोती कुर्ता पहन लेते हैं, यही अंतर है। पर वहाँ पर भी बहुत से लोग जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, वहाँ की लड़कियाँ भी जीन्स पहन के घूमती हैं। वहाँ पे अगर आप चले जाइए रावलपिंडी के मार्केट में या इस्लामाबाद के मार्केट में, तो सब बुरखे में नहीं मिलते हैं आपको, वहाँ पे मॉडर्न लोग हैं। और वहाँ पर भी पार्टियाँ होती हैं, दावतें होती हैं, पिक्चरें देखी जाती हैं, हिंदुस्तानी गज़लें सुनी जाती हैं, हम उनको सुनते हैं, वो हमको सुनते हैं। हमारे यहाँ बड़े लोकप्रिय मेहंदी हसन साहब, तो उनके यहाँ बड़े लोकप्रिय किशोर कुमार, लता मंगेशकर। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी थी। मीडिया तो जोड़ने का काम करता है, मीडिया के ज़रिए तो दोस्तियाँ हो सकती हैं। तो मीडिया को ब्लेम कर देना कि मीडिया जिम्मेदार है या मीडिया की वजह से हो, मैं इसको नहीं मानता हूँ। भाई वॉर होगा करगिल का, तो मीडिया दिखाएगा नहीं क्या? पाकिस्तान ने भी दिखाया, हमने भी दिखाया। आप हमको हमारा काम करने से कैसे रोक सकते हो? लेकिन हाँ, ये अगर होगा कि अगर बिलावल भुट्टो जयशंकर को ऊट पटांग बोलेंगे, तो मीडिया क्यों नहीं स्टैंड लेगा? मीडिया क्यों नहीं कहेगा बिलावल भुट्टो को आईना दिखाएगा? तो बिलावल भुट्टो में और इमरान खान जो 6 महीने पहले थे, उसमें अंतर क्या है? या उसके पहले परवेज मुशर्रफ, तो उसमें अंतर क्या है? सब एक ही। मैंने कहा ना कि जब तक ये मिलिट्री के रूलर्स की सरकार के पीछे रहेंगे, सरकार को कठपुतली की तरह चलाएंगे, तब तक चाहे बिलावल भुट्टो बन जाए, चाहे कोई और भुट्टो बन जाए, वो साला ऐसे ही बोलेगा। मैं भी इसी पॉइंट पे आने वाला था। बिलावल भुट्टो ने अभी पीएम मोदी पर मतलब एक ऐसा बयान दिया जिसे हम बिलो द बेल्ट से भी नीचे कह सकते हैं। उन्होंने कसाई कह दिया। उसके बाद हालांकि कह रहे हैं कि नहीं, उनके लिए नहीं था और ऐसा था, इतिहास, हिस्टोरिकल सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या इससे आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की इस वक्त जैसी कंडीशन है, उस कंडीशन में अपने एक ताकतवर पड़ोसी मुल्क से इस बयान के बाद रिश्ते खराब करना, मतलब ये बिलावल भुट्टो को एज ए विदेश मंत्री इस तरह का बयान देना आप कैसे समझते हैं कि मतलब क्या उन्होंने जानबूझ कर दिया या अनजाने में उनसे ऐसा बयान चला गया? नहीं, जानबूझ के दिया, अपने मिलिट्री रूलर्स के कहने पर दिया, भारत को डिस्टर्ब करने के लिए दिया। 16 दिसंबर को दिया, जिस दिन बांग्लादेश आज़ाद हुआ। तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पाकिस्तान के जख्म वो भरे नहीं अभी तक। पाकिस्तान तो इसीलिए बार बार कश्मीर में प्रॉब्लम है ना, बदला कहाँ से निकालेंगे? उनको बांग्लादेश का बदला चाहिए, पर वो ये भूल जा रहे हैं कि बांग्लादेश के लोग उनसे आज़ादी चाह रहे थे। भारत ने प्लेटफॉर्म दिया था अपनी सेना को पहुंचाकर कि हाँ आप काम करिए, 1971 में इंदिरा गांधी के वक्त में। पर ये कह देना आलोक आज की तारीख में कि बिलावल भुट्टो ने अनजाने में कहा, मैं को कतई नहीं मानता। बिलावल भुट्टो होंगे वहाँ के छोटे से नेता, सुंदर से नेता, प्यारे से नेता, मैच्योर करने की कोशिश कर रहे होंगे। पर आप नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द बोल के, नरेंद्र मोदी को कसाई के साथ तुलना करके आप क्या पाएंगे, मुझे बताइए। फिर इतिहास खोल लिया जाए, फिर उनके दादाजी ने क्या किया, फिर उनकी माताजी ने क्या किया, कौन कितना बड़ा कसाई था, सब साबित हो जाता है। अगर बिलावल भुट्टो यही चाहते हैं तो आलोक कल से अपने शो में दिखाना शुरू कर दें और नंगा कर दें। इतना सा मुल्क है वो, कितनी आवाज़ उठाएगा, कितना कुछ कहेंगे। पर अगर आपको संबंध ठीक करने हैं, अगर आपको चीज़ों को पॉजिटिव दिशा में लेके जाना है, तो आपको इस तरह के काले इतिहास को भूलना पड़ता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में क्यों झगड़े हुए, क्यों फसाद हुए, पार्टीशन के टाइम पे क्यों हुआ, पार्टीशन ही क्यों हुआ, क्यों किसकी जिद की कि हमको पार्टीशन करना है, क्यों हमको अलग मुल्क चाहिए था। तो बात तो वहाँ से शुरू होगी ना फिर। तो बिलावल भुट्टो का ये बयान अनजाने में नहीं था, सोचा समझा था। 16 दिसंबर की खुंदक निकालते हुए पाकिस्तानी आर्मी ने कहलवाया अपने विदेश मंत्री से, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए। उनको ये लगा, ये कहकर वो पाकिस्तान में हीरो बन जाएंगे। मैं तो पाकिस्तान अब जाता नहीं हूँ, आप ज़्यादा फॉलो करते हैं पाकिस्तान के चैनलों को, पाकिस्तान के लोगों को। मुझे नहीं पता कि कितने उनके फॉलोअर बढ़े या कितने वो लोकप्रिय हो गए, आई डाउट। क्योंकि वहाँ का यूथ भी अब ये नहीं चाहता है, सब आगे बढ़ना चाहते हैं भाई। सबको अपनी रोजी रोटी की चिंता है, सबको अपने डेवलपमेंट की चिंता है, सबको अपने गुरूर की चिंता है। इतिहास जो अच्छा होता है उससे सीखना चाहिए, इतिहास जो काला होता है उसको सीख कर छोड़ देना चाहिए, उसको कुरेदना नहीं चाहिए। उससे जख्म सिर्फ हरे होते हैं और चीज़ें बिगड़ जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है सर कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो संबंध ठीक नहीं करना चाहते। जाहिर सी बात है कि सेना का हाथ है उस पर। कुछ दिनों पहले अभी शाह महमूद कुरैशी एक रैली में थे, उन्होंने वहाँ पे सोमनाथ मंदिर को और फिर वो पूरा जिक्र किया कि हमने तो सोमनाथ मंदिर इतनी बार तोड़ा, भूल गए क्या वो। एक और मैं कहीं पे क्लिप देख रहा था, कोई पुराने मिनिस्टर थे, उन्होंने याद दिलाया कि गजनवी और उनको याद दिलाना पड़ेगा मोदी जी को कि जब हम आए थे तो क्या होगा, फिर आपको अरब सागर में शरण लेनी पड़ेगी, पूरा हिंदुस्तान जाएगा। मुझे ये एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान की इकॉनमी गर्त में है, भीख पर उनका गुजारा चल रहा है, अगर एड ना मिले तो इस समय खाने को नहीं मिलेगा।
उसके बाद भी ये जिद पकड़ के ये कट्टरवाद क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसके पीछे की मंशा क्या है उनकी? जो पॉलिटिशियंस ऐसा कह रहे हैं वो चुनाव जीतना चाहते हैं। वहाँ भी तो चुनाव आ गया ना, वहाँ भी चुनाव का मौसम है, साथ साथ चुनाव चलते हैं। सरकार बदल गई अचानक से, इमरान खान चले गए, नई सरकार आ गई। ऐसी परिस्थिति में अगर इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे? इमरान खान वहाँ पॉपुलर हैं। इमरान खान ने जो इस्तीफे का पूरा खेल रचा, जो कहानी रची, जो ड्रामा रचा, और उसके बाद उनको गोली लगना और उसके बाद उसको कैपिटलाइज करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोली मरवा लिया, हालांकि बाकी बहुत से मीडिया के लोग कहते हैं कि उन्होंने सिंपैथी के लिए खुद गोली चलवा ली, हीरो बनना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि उस मौके को भुना ले रहे हैं, अब इस्तीफा दिलवा दे रहे हैं अपनी दोनों सरकारों से। तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी अचानक से बहुत बड़ी हो चुकी है और ये सब पार्टियां एक जैसी हैं, एक साथ मिल गई हैं, और ये वही उनको डर लग रहा है कि ये पाकिस्तान, इमरान खान वहाँ का मोदी ना बन जाए, मोदी वर्सेस ऑल ना हो जाए, इमरान खान वर्सेस ऑल ना हो जाए। उस प्लेटफॉर्म से इमरान खान को हिलाने के लिए, उसको बेचैन करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, क्योंकि इमरान खान की जो रैलियां हैं, जो उनके कंटेनर्स चलते हैं और जो भीड़ दिखाई देती है, हालांकि वो वीडियो भी बहुत से मैनेज होते हैं, मैं नहीं कहता कि सब जेन्युइन है, सब ठीक होगा, पर कम से कम ये इंप्रेशन आता है कि उसके साथ लोग हैं, उनके पास लोग दिखाई देते हैं। ऐसा ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। ये सब सूबों की सरकारें हैं, किसी का सिंध में रुतबा चलता है तो किसी का पंजाब में चलता है, किसी का बलूचिस्तान में चलता है, टुकड़ों टुकड़ों को जोड़ के बन रहा है। तो ये कैसे करेंगे मुकाबला? तो एक ही चीज़ है, हिंदुस्तान को गाली दो, मोदी को गाली दो और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बड़ा कर लो। पर यह करके वो चुनाव भले ही जीत जाएं, चुनाव अपनी सीट भले ही जीत जाएं, लेकिन वो दुनिया में मुकाम बना पाएंगे, पाकिस्तान को ऊंचा स्थान दिला पाएंगे, नहीं लगता। अभी जैसे जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है वहाँ पे, अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई उसमें हमने देखा कि नियर अबाउट $6 बिलियन उनके पास रिजर्व बचा है, फॉरेक्स रिजर्व। इंडिया का नियर अबाउट $600 बिलियन हो गया है। पाकिस्तान की जनता को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है? मोदी के खिलाफ हेट की, भारत के खिलाफ हेट की, एंटी हेट की, या फिर रोज़गार की, या फिर इंफ्रा की, या फिर अच्छे कॉलेजेस की? तो ये अगर पाकिस्तान की आवाम चाहती है तो वो मांगती क्यों नहीं है या सड़कों पे क्यों नहीं उतरती? या तो आवाम भी वैसी ही है कि जिस तरह राजा घुमा रहा है वैसे आप लोग घूम रहे हो, और नहीं तो इनको लगता है कि यार छोड़ो, देश ही छोड़ दो, बाहर चले जाओ, इनको जैसा करना है करने दो। आपने इतने सारे ऑप्शंस गिनाए कि किस चीज़ की ज़रूरत है। एक ऑप्शन मैं अपने मन से जोड़ता हूँ जो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है आलोक, और वो ये कि पाकिस्तान की आवाम को सबसे पहले समझ की ज़रूरत है। ये लोग, मुझे लगता है कि जानबूझ के नासमझ बने हुए हैं। जो वो पुरानी कहावत है ना कि जो आदमी सो रहा हो उसको जगाया जा सकता है, पर जो जाग रहा हो, नाटक कर रहा हो, उसको क्या जगाओगे आप? तो ये इस मिथ्या में जीते हैं पूरे आवाम कि हम हिंदुस्तान को गाली दे लेंगे, हिंदुस्तान के लोगों के साथ के खिलाफ उटपटांग बयानबाजी कर लेंगे तो हम बहुत बड़े बन जाएंगे, हम बहुत हीरो बन जाएंगे। अरे आप नुकसान कर रहे हो मानवता का, ह्यूमैनिटी का, अपने देश का। उसके बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ मालोक, मैं फिर से उसी बात को लौट रहा हूँ जो अपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि हम कहाँ चले गए, हमारे लोग कहाँ कहाँ हैं? दुनिया की सारी बड़ी मल्टीनेशनल्स में लीड कौन कर रहा है? इंडियंस। पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? आतंकवादी बना रहे हैं। मैं लगेगा कि मैं सुषमा स्वराज का भाषण रिपीट कर रहा हूँ, पर सुषमा स्वराज ने भी जो भाषण दिया था वो पहले हम लोग बोल चुके हैं चैनलों पर बैठ के कि भाई आप क्या करते हो? हमारे पास चाणक्य होता है, आपके पास क्या होता है? हमारे पास कंप्यूटर होता है, आपके पास क्या होता है? हमारे पास इकोनॉमी में इतने हीरोज़ हैं, आपके पास कौन है? सिर्फ आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी। आप 50 आतंकवादी के नाम ले लो, टॉप 50 के टॉप 50 पाकिस्तानी निकल आते हैं, वहीं से निकल आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको समझ की ज़रूरत है कि भाई इस सब से काम नहीं चलेगा। हो गई बहुत हथियार, हो गई बहुत गोलीबारी। आपके पास अपनी बॉर्डर है, हमारे पास अपना बॉर्डर है, बांग्लादेश के पास अपना बॉर्डर है। अगर हम सार्क की बात करें तो हम सातों जो मुल्क हैं, अगर हम वाकई में इतना बढ़िया कोशिश सार्क को बनाकर की गई थी, ये सफल होती, तो मुझे लगता है कि हम सबका बड़ा भला होता, पूरे इस सब कॉन्टिनेंट का भला होता, और हम यूरोप से बड़ी ताकत बनकर उभर सकते थे। उनके पास ब्रेन ही नहीं है ना, वेस्ट के लोगों के पास अकल ही नहीं है। वो अकल के लिए, विजडम के लिए, ज्ञान के लिए वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं, जो हमारे पास है। हम इस मामले में, हो सकता है कि हमारे पास प्रोसेसेस बनाने की क्षमता ना हो, हमारे पास कंप्यूटर्स ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो, पर जो हम एक बार सीख लें तो हम उनसे तुरंत आगे निकल जाते हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तानियों को समझ में आनी चाहिए कि हमको समझ डेवलप करनी है कि हमको हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी है, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो। आज देखिए ना, वो तालिबान से भी लड़ रहे हैं आपस में।
जिस तालिबान को आपने बनाया, जिस तालिबान को पाला पोसा किया, अब वो आप ही को मार रहा है, आप उसको मार रहे हैं, आपस में बमबारी हो रही है। तो ये मतलब हिंसा का कोई अंत थोड़ी आलोक। और एक चीज़ मतलब मुझे लगता है पाकिस्तानी यूथ जो जो 90s के बाद पैदा हो रहा है, जो मिलेनियल्स जिनको कहा जाता है, वो इस बात को समझ रहा है। उसमें भी कुछ लोग होंगे, उस भैया हर जगह कट्टरपंथ है ना। हमारे देश में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे देश में सब अच्छे हैं, यहाँ भी कट्टरपंथ है, वहाँ भी कट्टरपंथ है। तो उस कट्टरपंथ के लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई जनरेशन के साथ कम होनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है कि जो प्रेजेंट जनरेशन में लोग हैं वो इस चीज़ को समझें, खारिज करें कि भाई कट्टरपंथ से काम नहीं चलेगा। कट्टरपंथ से काम चल रहा होता तो सारी दुनिया के मुल्क आपस में लड़ते रहें, तलवारें निकालें, बोले रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, कल हम और आप लड़ लेते हैं, गोलाबारी कर लेते, क्या होगा, मरेंगे 50 वहाँ, 100 वहाँ, लाख वहाँ, 2 लाख वहाँ, संख्या बन के रह जाएंगे हम लोग। एक अब संख्या बन के रहना चाहते हैं या अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं कि मैंने 500 लोगों को नौकरी दी, मेरी कंपनी में 5 लाख लोग काम करते हैं, मैं स्टीव जॉब्स को रिप्लेस कर सकता हूँ। ये सब क्यों कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता है? क्योंकि वो उलझा हुआ है, उसको कलशनिकोव पसंद है। वही आपने जो समझ की बात कही ना सर, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कहा जाता है, लगातार, कि जी इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म होता है, जबकि उनके से ज़्यादा ही होंगे मुसलमान हमारे यहाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 30 साल का आपका करियर हुआ न्यूज़ चैनल्स में, काफ़ी आपके मुसलमान दोस्त भी रहे हैं, अभी भी हैं। मेरे, आप जानते हैं कि मेरा सबसे करीबी दोस्त मुसलमान है। बिल्कुल। उसके बाद भी ये प्रोपेगेंडा वहाँ से बंद नहीं किया जा रहा। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे इंटरनेट क्रांति आई, लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने बहुत ज़ोर से पकड़ रखा है, हर प्लेटफॉर्म पे इसका इस्तेमाल करता है। तो इससे इंडिया का नुकसान कैसे है और क्या हम इस प्रोपेगेंडा को कैसे तोड़ें? देखिए, एक फैक्चुअल चीज़ है आलोक, आप जानते हैं, शायद सिर्फ मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, तो वहाँ कितनी माइनॉरिटी थी और हमारे यहाँ कितनी माइनॉरिटी थी। उनकी माइनॉरिटी मतलब हिंदू सिख और हमारी माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम। आज कट टू 2022, 75 साल में उनकी माइनॉरिटी की पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ चली गई? जो 5-6-7% हुआ करती थी, 10% हुआ करती थी, वो 0.2% पे आ गई है। मार मार के आपने सबको कन्वर्ट करा लिया। जो कन्वर्ट नहीं हुए भाग भाग के अफगानिस्तान चले गए, हिंदुस्तान चले गए, रशिया के शेयर कंट्रीज में चले गए। तो और हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज़ थे, मुस्लिम थे, उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। तो ये इस बात को प्रसारित करना आप जैसे लोगों का काम है, जो चैनल्स पे बैठे हुए हैं। दुनिया को बताइए कि अगर भाई इतने ही टॉर्चर हो रहे होते हमारे देश में मुसलमान और ऐसे ही होता तो क्यों नहीं सड़कों पर खड़े हुए हैं, क्यों नहीं पत्थर मार रहे हैं, क्यों नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाता है, क्यों बीजेपी को चुनाव की सफलता मिल जाती है, एक के बाद एक। तो ये तो कहानी बिल्कुल गलत है और दुनिया के मुल्क समझते हैं इस बात को। दुनिया के, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी आपकी पावरफुल 5 कंट्रीज जिसको आप कहते हैं P5, वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। क्योंकि पाकिस्तान के पास क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, किस मुंह से कहे, क्या कहे। जो आदमी दुनिया के हर मुल्क में आतंकवादियों को भेज चुका हो, आतंकवादियों को हमले करा चुका हो, अपने यहाँ से उनको ट्रेनिंग दे दे के और हथियार दे दे के, वो क्या किसको मुँह दिखाएगा? तो पाकिस्तान तो ये इस बात पर तो कभी हमसे जीत नहीं सकता। हम क्या करें, ये आपका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि भारत को इस प्रोपेगेंडा से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इंक्लूसिवनेस की स्टोरीज आसपास जो होती हैं उसको और प्रचार प्रसार की ज़रूरत है, उसको और दिखाए जाने की ज़रूरत है कि भारत में, जैसे आपने कहा आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो मुस्लिम है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती। ये उल्टा मैं आपको बोलता कि आपका बेस्ट फ्रेंड मुस्लिम है। तो मैं कह रहा हूँ इस तरह की जो कहानियाँ हैं ना, जो हमारे आसपास हैं, कि हम एक बस्ती में रहते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, हम ईद पर उनके घर में सेवैयाँ खाने जाते हैं तो वो हमारे घर में दिवाली पटाखे फोड़ने आते हैं। तो ये क्यों नहीं हो सकती? ये जो इंक्लूसिवनेस की बात है, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, आप एक भैया आपके पास मंदिर भी है, मस्जिद भी है, साथ साथ पूजा हो रही है, साथ साथ चीज़ें हो रही हैं। इस तरह की जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जो दोनों कम्युनिटीज़ को साथ ला सकती हैं, उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और वो मीडिया का रोल तो है ही है उसमें, नो डाउट। उसमें हुक्मरानों का रोल है। हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, जिनके बहुत बड़े फॉलोअर्स होते हैं, वोटर्स होते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, उनको इस तरह की कहानियों को जगह देनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए, ताकि ये भरोसा पाकिस्तान के लोगों को, मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनको तो वोट करना नहीं है, पर उनको ये आईना दिखाना है कि आप जो ये गलत कहानियाँ फैलाते हैं ये सरासर बेवकूफ़ी है, सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी के साथ भी अरब का शेख खड़ा हो सकता है,
अरब का सुप्रीम कोर्ट लीडर खड़ा हो सकता है और राहुल गांधी के साथ भी खड़ा हो सकता है ना। यही तो खासियत है नरेंद्र मोदी। अब ये कहानी कही जाती है कि बीजेपी को टिकट देती नहीं है मुसलमानों को, बीजेपी तो मुसलमानों को मानती नहीं है। वो उसकी पॉलिटिक्स है, वो मुसलमानों से हेट्रेड नहीं है, वो उसकी पॉलिटिक्स है। हिंदुस्तान की अगर 100% आबादी है तो उसमें अगर 20-22% मुसलमान हैं तो बीजेपी को लगता है कि मुझे 80% 78% की पॉलिटिक्स करनी है। ये जो बड़ा चंक है ये 80% लोगों में से मुझे इसका 100% चाहिए या इसका 80% चाहिए। अगर मैं इस 80% को ले लेता हूँ तो बाकी लोग 20% में जो मुस्लिम अपीजमेंट की बात करते हैं वो जीतते रहें, आपस में लड़ते रहें। ओवैसी हो गए, राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, जो आप XYZ, वो उसकी बात, वो उनकी पॉलिटिक्स है, उनकी हेट्रेड नहीं है। अगर हेट्रेड होती तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 8-9 साल हो चुके हैं। आज तक हिंदुस्तान के तमाम शाहनवाज हुसैन जो हैं वो सुमित अवस्थी बन गए होते, जितने मुख्तार अब्बास नकवी हैं वो आलोक रंजन बन गए होते, पर ऐसा हुआ नहीं ना। उनके घरों में रहते हैं, उनके यहाँ पलते पोसते हैं। और जहाँ काम आरिफ मोहम्मद खान साहब को, जो कांग्रेस के ज़माने के मंत्री रहे, वो है ना गवर्नर आज की डेट में। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, जो भाई जिसको बीजेपी की पॉलिटिक्स में जो आदमी फिट बैठता है, जिससे बीजेपी को फ़ायदा मिलता है, उसको वो वैकेंसी देती है, उसको वो अपॉर्चुनिटी देती है, वैकेंसी क्रिएट करती है। जिसकी काम खत्म हो गया, ये हर कोई करता है, ये हर पॉलिटिक्स में। क्या इंदिरा गांधी ने, अब मैं इंडियन पॉलिटिक्स पे आ रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर, जिन नेताओं का काम इस्तेमाल हो गया, जिनको उन्होंने कहीं कुछ पहुँचा दिया, फिर छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? मनमोहन सिंह ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? भाई नटवर सिंह का नाम बोलकर मैं नटवर सिंह को भूल गई ना कांग्रेस, वोलकर घोटाले के बाद। तो जिसका जहाँ इस्तेमाल हो गया, आपने एक्सपर्टीज का इस्तेमाल कर लिया, अब हमारे पास नेक्स्ट ब्रीड तैयार है, हम नेक्स्ट जनरेशन को मौका देना चाहते हैं, और बीजेपी यही कर रही है, नेक्स्ट टीम को, नेक्स्ट लीडरशिप को तैयार कर रही है। अच्छा, अब मैं आता हूँ भारत और पाकिस्तान के बीच के सबसे बड़े मसले पर, कश्मीर पर। कश्मीर पर पिछले 75 साल से उसने 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हमसे, कश्मीर नहीं मिला। उसके बाद उसने प्रॉक्सी वॉर छेड़ी, अभी भी चल रहा है, एनकाउंटर होते हैं, आतंकवादी भेजते हैं, घुसपैठ कराते हैं। क्या 75 सालों में पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आई कि कश्मीर के लिए वो अपना देश तक गंवा बैठा है? और हम अगर देखें तो पिछले, जब से हमने अनुच्छेद हटाया वहाँ से 35 से, और वो उसके बाद से वहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, वहाँ पे रेलवे लेकर जा रहे हैं, हम वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इन 2 चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं कि क्या पाकिस्तान अब भी जो कश्मीरियों के लिए या कश्मीर के लिए जो भारत की तरफ से किया जा रहा है, जो चीज़ें की जा रही, या जो वहाँ पे मूड बना है जम्मू कश्मीर का, अब हम देख रहे हैं पिछले 8-10 साल में, क्या उससे आपको समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान को कि भाई अब खेल उसका ख़त्म हो गया, अब कश्मीर चलने वाला नहीं है बहुत? इसीलिए आप ही ने जवाब दे दिया, इसीलिए तो बिलबिला रहा है। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो बिलबिला रहा है, परेशान है कि जिस मुद्दे को लेकर वो इतना वो करता था, ये तो ख़त्म हो गया, ये तो सारा शांति हो गई। ये तो धीरे धीरे करके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुद्दा बन के रह गया केवल, कि फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती बोलते रहेंगे। वहाँ तो ट्रेन भी चल गई, वहाँ तो इन्वेस्टमेंट के नाम पर चीज़ें भी आनी शुरू हो गई, इन्वेस्टर्स आके घूम के जा रहे हैं कश्मीर में, वैली के अंदर। तो चीज़ें रास्ते पर आ रही हैं, पटरी पर लौट रही हैं। कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, जो कश्मीर 90s के दौर में और उसके बाद के दौर में आतंकवाद से ग्रस्त था। घटनाएं कितनी कम हो गई आतंकवाद की। अभी कल ही परसों अनुराग ठाकुर ने डेटा दिया पूरा कि कितने 168% समथिंग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि जो घटनाएं घटती थी टेररिज्म की, वो कम हो गई कश्मीर में। भाई मंत्री है तो कहीं से आंकड़े के हिसाब से बोल रहा होगा। अगर मान लीजिए मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ और मैं कहूँ कि मंत्री झूठ बोल रहा है, तो भी कहीं से डेटा तो दिया होगा ना मंत्री, उसने भाई सबके सामने बोला अनुराग ठाकुर ने। मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा कि पहली बात तो कश्मीर उसका नहीं था, ना होगा। अगर आप कश्मीर के लोग भी ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ दे दीजिए, 15 दिन में लौट के आएंगे कि भाई परेशान हो गए, वहाँ कुछ नहीं है, बर्बाद हो जाएगा। जैसा पूरा का पूरा पाकिस्तान माइनस कश्मीर बर्बाद हो गया बीते 75 सालों में। ये कहानी कश्मीरियों को दिखती है। कश्मीरी जो कौम है वो बहुत ही एंटरप्राइजिंग कौम है, बहुत ही सेल्फ रिलायंट कौम है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव कौम है। वो इन लोगों के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगी। ये जो पाकिस्तान की काहिली की कौम खड़ी हो गई पूरी की पूरी, जिसमें मक्कारी है, जिसमें निकम्मापन है, काहिलपन है, इनके साथ वो एडजस्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो उसके हाथ से कश्मीर के पास का जो ख्वाब वो देखता था, वो ख्वाब उसका अधूरा था, है और रहने वाला है। और कश्मीरी भी इस बात को समझते हैं और पाकिस्तानी भी इस बात को समझते हैं। पाकिस्तान को करना ये चाहिए कि कश्मीर के मुद्दे को भूले, ख़त्म करे,
LOC पे जो अगर आपको चाहिए तो भाई वो तो हिस्सा हिंदुस्तान का है, भारतीय संसद के कह चुकी है। आज भी सीटें रिजर्व होती हैं कश्मीर की असेंबली में वहाँ के लोगों के लिए। POK का जो बात है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की, उस पर बातचीत करें भारत सरकार के साथ इस समस्या के समाधान के लिए, क्योंकि और आतंकवादियों को जो पनाह दे रखे हैं, जो कैंप लगा रखे हैं, वो उस तरफ ले जाए। तालिबान से उनका लड़ाई ज़्यादा चल रही है, यहाँ से उठाए अपने पूर्वी बॉर्डर से और पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर ले जाए। उनको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर तालिबान के साथ लड़ने में। तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ये मजाक की बात नहीं है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मेरा कहना है कि इससे होगा कुछ नहीं। कश्मीरियों को आप अलग नहीं कर सकते, कश्मीर हिंदुस्तान के साथ रहेंगे और कश्मीर का भला भी हिंदुस्तान के साथ रहने में है। वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने वाली जगह है ही नहीं। आज भी वहाँ के जितने पॉलिटिकल सिस्टम के लोग हैं, चाहे वो हुर्रियत के लोग रहे हों या पास्ट के, प्रेजेंट के, या पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हों, वो हिंदुस्तानी वीज़ा पे तो घूमते हैं, हिंदुस्तानी पासपोर्ट पे तो घूमते हैं, हिंदुस्तानी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान की आबो हवा में तो जीते हैं, यहीं की पार्टी में तो खाते पीते हैं, यहीं की संसद में तो बैठते हैं, वहाँ थोड़ी चले जाएंगे वो लोग। तो वो तो उनको नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इस पूरे पाकिस्तान के मामले पर, मुझे लगता है कि इसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को जिस तरीके से आईना भारत ने बीते 3 सालों में, जब से 370 हटा, 35A हटा, भारत ने दिखाना शुरू किया है। शुरू में तो लगा कि NDA सरकार ने, मोदी सरकार ने जल्दबाजी में 370 का फैसला कर लिया, ये बूमरैंग करेगा, ये उल्टा पड़ जाएगा। पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा, आज मेरे ख्याल से 3 साल हो गए इस घटना को। 19 में हटाया था अगस्त में, आज हम 22 में हैं। 3 साल में, 3.25 साल में, साल 1.5 साल तो कोविड में निकल गए, इसी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आया। अब जब कोविड हट रहा है, कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के दौर शुरू हो रहे हैं, लोग बाग, भाई ट्रेन चल जाना कश्मीर में कोई आसान काम थोड़ी था। ट्रेन चल रही है कब से ट्रेन बन रही थी, ट्रेन चलने लगी, सीधे कनेक्टिविटी हो गई। तो ये चीज़ें इशारा कर रही कि आने वाला वक्त जो है, जो पीस के साथ ही हो सकता है, शांति के साथ ही हो सकता है। तो इस सब मामले को लेकर पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा कि कश्मीर के बारे में वो देखना बंद कर दे। वो बांग्लादेश का बदला पाकिस्तान कश्मीर में नहीं ले सकता है। बांग्लादेश की बात पुरानी हो चुकी है और पाकिस्तान के लिए ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे व्यक्ति को बिठाएं कुर्सी के ऊपर, अगले प्रधानमंत्री के तौर पर या अगले अपने लीडर के तौर पर, जो पीस की बात करता हो, जो शांति की बात करता हो, जो साथ मिलने की बात करता हो। भाई नरेंद्र मोदी को आप कहते हैं कि एंटी मुस्लिम है, फिर नरेंद्र मोदी ने क्यों अपनी स्वेरिंग इन में बुलाया नवाज शरीफ को? वो तो एंटी मुस्लिम था ना। बुला लेता नेपाल के आदमी को, बुला लेता भूटान के आदमी को, छोड़ देता बांग्लादेश को और पाकिस्तान को। बुलाया ना, सब आए। भाई वही नरेंद्र मोदी है ना जिसको कहा गया कि मुसलमानों का कत्लेआम किया इन्होंने अपने गुजरात में। तो भाई नरेंद्र मोदी ने तो कोशिश की, शुरू का 1 साल अगर आप देखें 14, 15, 16 का, वो आखिर तक कोशिश करते रहे कि चीज़ें ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। पाकिस्तान चले जाना, वहाँ मिल के आना, ये सब क्या था? ये स्टेप्स थे कि भाई आप मुझे जितना कट्टर समझते हैं, जितना एंटी मुस्लिम समझते हैं, वैसा नहीं हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं कितना हाथ बढ़ाऊंगा? मैं वहीं तक तो बढ़ाऊंगा जहाँ तक मेरे हाथ जाते हैं। मैं 4 कदम आप पीछे दौड़ जाएं और पत्थर मारने लगे मुझे, तो मैं हाथ बचाऊंगा ना अपने आप को। आप मुझे पत्थर मार रहे हैं, मैं हाथ बढ़ाए जा रहा हूँ। तो ये दगाबाजी करेंगे, आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे, तो ये झेलना पड़ेगा आपको। तो पाकिस्तान को इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। भाई वाजपेयी जी BJP के प्रधानमंत्री, बस लेके जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी BJP का चेहरा आपके साथ स्वेरिंग इन में बुला रहे हैं, आपके घर अचानक लौटते में पहुंच जा रहे हैं, अपना प्लेन लेके शादी अटेंड कर रहे हैं। तो ये सब वो चेहरे थे जो एंटी मुस्लिम माने जाते हैं, जो BJP जैसी सो कॉल्ड हिंदूवादी पार्टी और RSS वाली विचारधारा के लोग थे। ये मनमोहन सिंह नहीं थे, ये सोनिया गांधी नहीं थे, ये लालू यादव नहीं थे। उन्होंने जो कोशिशें की वो भी अपनी तरफ से अच्छी कोशिशें थी। तो अब इसके अलावा क्या चाहिए पाकिस्तान को? अब नई कोई पॉलिटिकल पार्टी तो बन नहीं सकती। यही 2-3 विचारधाराएं, इन्हीं से काम चलाना है और यही रहेंगी भारत में। यही है। तो जो आपने बात कही थी ना शुरू में कि पाकिस्तान के लोगों को समझ की ज़रूरत है तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समझ के लोगों की। सर थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और इंडिया पाकिस्तान पर जो पिछले 25-30 सालों का आपका अनुभव रहा वो आपने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा सुमित सर ने बहुत कुछ बताया और बहुत डिटेल से बताया। तो अगर पाकिस्तान के लोग भी इसे देख रहे हैं तो वो समझें कि उन्होंने क्या बातें कही हैं। आपको समझ की ज़रूरत है। आप समझिए कि आपका फ़ायदा किस में है। आपका फ़ायदा कट्टरवाद में है, आपका फ़ायदा डेवलपमेंट में है, या आपका फ़ायदा आगे चलकर दोस्ती और रिश्ते संबंध अच्छे बनाने में है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।